अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है सेल साइकिल। और सेल साइकिल में आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक है, जबकि सिंध की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 2 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम मियोसिस के मुख्तलिफ स्टेप्स को डिटेल से जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में। और मियोसिस 1 में हम कौन सा फेज पढ़ेंगे? प्रोफेज 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस के प्रोसेस की कि ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो मियोसिस होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। तो ये सेल डिवीजन का किस तरह का प्रोसेस होता है? इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और हर डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो हाफ होता है। किसके मुकाबले में हाफ होता है? पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो हम एक डायग्राम की मदद से मियोसिस को देख लेते हैं कि मियोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें मियोसिस का प्रोसेस नजर आ रहा है। ये क्या है? ये एक पेरेंट सेल है। इसमें मियोसिस के प्रोसेसेस हो रहे हैं। मियोसिस 1 हो रहा है और मियोसिस 2 हो रहा है, और एंड पे क्या होगा? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4। और हर डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल है, ये पेरेंट सेल है। और अगर हम यहाँ पे इन चारों सेल्स में देखें जो कि डॉटर सेल्स हैं, तो इसमें हाफ नंबर ऑफ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 मियोसिस 1 में शामिल है। और मियोसिस 2 में क्या कौन से फेजेस आते हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो आज हम डिटेल में प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो मियोसिस 1 का फेज है। तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 का फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, यानी सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज प्रोफेज 1 है। तो प्रोफेज 1 से पहले, यानी कि जब भी सेल डिवीजन होती है, चाहे वो माइटोसिस से हो या मियोसिस से हो, उससे पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज कौन से वाला फेज होता है? जिसमें कि सेल प्रिपेयर होता है और सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो डबल होते हैं, ताकि सेल डिवीजन के बाद वो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल क्वांटिटी में तकसीम हो सकें। तो इंटरफेज में क्या होगा? प्रोफेज से पहले जो इंटरफेज का फेज होता है उसमें सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कॉपी होता है, उसकी कॉपीज बनती हैं। और डीएनए जिस स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद होता है उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो कितने सेट्स बनते हैं? 2 आइडेंटिकल सेट्स, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते 2 सेट्स बनते हैं क्रोमोसोम्स के इंटरफेज के दौरान। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोफेज 1, जो कि मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबे वाला स्टेज है। तो प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस है। इसको मजीद डिवाइड किया जाता है 5 सब फेजेस में। तो वो 5 सब फेजेस कौन से हैं, हम 1 बाय 1 करके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फेज को क्या कहते हैं? सब फेज को, जो कि प्रोफेज 1 का फेज है, इसको कहते हैं लेप्टोनीमा या लेप्टोटीन फेज। इस फेज में क्या होगा? जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस करेगा। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जब कंडेंस करेगा, तो कंडेंस करने के बाद वो क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आएगा। हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें इस डायग्राम में सेल्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम एक सेल की बात करें जिसमें कि मियोसिस 1 का प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि प्रोफेज 1 से पहले इंटरफेज होता है। तो जब इंटरफेज होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसी खास शेप में नहीं होता, वो इस तरह से मौजूद होता है, इस तरह रफ फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। लेकिन जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करता है, गाढ़ा होता है, तो वो किसकी शेप में आ जाता है, क्रोमोसोम की शेप में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम नजर आ रहा है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं, क्रोमोसोम के आर्म्स को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स जहाँ पे अटैच होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये एक क्रोमेटिड है, और ये क्या है, ये भी एक क्रोमेटिड है। तो क्योंकि ये एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स हैं यानी आर्म्स हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो लेप्टोनीमा स्टेज में या लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में सेल के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड सब फेज ऑफ प्रोफेज 1, यानी प्रोफेज 1 का दूसरा सब फेज जिसको जाइगोनीमा या जाइगोटीन कहा जाता है। तो इस फेज में क्या होता है, इस फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि लेप्टोनीमा स्टेज में हमें नजर आने शुरू हो गए थे, वो लाइन अप करेंगे और वो क्या बनाएंगे, होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर, यानी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते क्रोमोसोम्स जो होंगे वो पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें कि ये पेयरिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये एक कलर का जो दिखाया हुआ है ये एक क्रोमोसोम है, और ये जो दूसरे कलर का दिखाया हुआ है ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक और ये दो। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये कैसे मिलते जुलते होंगे, इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन एक जैसी होगी, इनके जो आर्म्स हैं तो उनकी लेंथ एक जैसी होगी, और खास तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, जो खुसूसियात के लिए जिन्होंने इन्होंने बाद में कॉपी होना होता है, उनकी पोजीशंस दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एक जैसी हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस का प्रोसेस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को क्या प्रोसेस कहते हैं, साइनेप्सिस का प्रोसेस। तो साइनेप्सिस के प्रोसेस में अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसके लिए दो और वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, इनको बाइवेलेंट भी कहा जाता है, यानी जब कोई चीज पेयर में आ जाती है तो उसको बाइवेलेंट भी कहते हैं, या टेट्राड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको टेट्राड क्यों कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमें 4 आर्म्स नजर आ रहे हैं, 1 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको टेट्राड कहते हैं। और अगर हम बाइवेलेंट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एक पेयर है तो इसलिए इसको बाइवेलेंट भी कहते हैं। तो ये तो था जाइगोनीमा स्टेज, जिसको जाइगोटीन स्टेज भी कहते हैं या फेज भी कहते हैं, जो कि प्रोफेज 1 का सब फेज है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब फेज की तरफ। इस सब फेज को क्या कहते हैं, इस सब फेज को कहते हैं पैकिनीमा या पैकेटीन स्टेज। तो इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। अब हम अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस बताया हुआ है। और क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान हो रही है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, जो एक दूसरे से मिलते जुलते क्रोमोसोम्स थे, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो रहा है। और वो एक्सचेंज कैसे हो रहा है, किसके दरमियान हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान। नॉन सिस्टर का क्या मतलब है, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एक कलर का है ये एक क्रोमोसोम है, तो ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसके जो आर्म्स हैं तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये वाला आर्म इस क्रोमोसोम से, ये वाला आर्म इस क्रोमोसोम से है। तो जब इन दोनों आर्म्स के दरमियान यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स, क्योंकि ये होमोलोगस पेयर है तो इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनमें
एक सेगमेंट एक्सचेंज होता है, तो इस एक्सचेंज के प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहते हैं। और अगर हम बात करें उन पॉइंट्स की, अगर यहाँ पे देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे अगर हम देखें ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से के साथ अटैच हुए हैं। तो इस अटैचमेंट के पॉइंट को एक खास वर्ड से इसके लिए एक खास किस्म का वर्ड होता है जिसको क्या कहते हैं, चियास्मेटा या कियास्मेटा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है या ये वो पॉइंट होता है जहां पे जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच होते हैं। तो पैकिनीमा स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, और वो सब फेज कौन सा है प्रोफेज 1 का, उसको कहते हैं डिप्लोनीमा सब फेज। डिप्लोनीमा में क्या होगा, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था यानी साइनेप्सिस के दौरान ये जो होमोलोगस पेयर्स थे ये एक दूसरे के साथ अटैच थे, इन्होंने सेगमेंट एक दूसरे के साथ तबादला किया या एक्सचेंज किया। उसके बाद अब जब ये एक्सचेंज हो गई है यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक और ये जो दो हैं इन्होंने पेयर बना के होमोलोगस बनाया था। तो अब डिप्लोनीमा स्टेज में क्या होगा, ये जो इनकी ज्वाइनिंग थी वो खत्म हो जाएगी। डिसॉल्व का मतलब है कि अब यहाँ पे एंड हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो एक्सचेंज के बाद जब ये अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो हमें होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अलग अलग नजर आएंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग नहीं होते इस पॉइंट पे, वो सिर्फ अलग होना स्टार्ट होते हैं डिप्लोनीमा फेज में। जब नेक्स्ट सब फेज आता है जो लास्ट सब फेज है जिसको कहते हैं डायाकाइनेसिस, तो डायाकाइनेसिस फेज में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो मजीद अलग होना शुरू होंगे। वो अलग होना तो शुरू डिप्लोनीमा स्टेज में थे, लेकिन डायाकाइनेसिस में वो मजीद अलग होंगे और सिर्फ वो पॉइंट्स जिनको हमने चियास्मेटा या कियास्मेटा पॉइंट्स कहा था जहां पे ये वाली एक्सचेंज हुई थी वहां पे अटैच होते हैं। तो जब प्रोफेज का एंड होता है फिर हमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरह अलग नजर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें मियोसिस के प्रोसेस की, तो मियोसिस कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। तो इस तरह की सेल डिवीजन में क्या होता है, इस तरह की सेल डिवीजन में डॉटर सेल्स बनते हैं। और कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। किसके मुकाबले में हाफ होता है, पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें मियोसिस का प्रोसेस नजर आ रहा है। ये क्या है, ये पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल के अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि मियोसिस के ही दोनों प्रोसेसेस हैं। और एंड पे क्या बन रहा है, मियोसिस के एंड पे डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और हर डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट के मुकाबले में हाफ है यानी आधा आधा है। तो मियोसिस के प्रोसेस में 2 फेजेस होते हैं यानी 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 शामिल है। और मियोसिस 2 के प्रोसेस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 शामिल हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मियोसिस में से मियोसिस 1 का प्रोसेस, और मियोसिस 1 का कौन सा फेज हमने पढ़ा था, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में हमने क्या देखा था, प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं तो वो होमोलोगस पेयर्स बनाते हैं। इसके अलावा उनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोफेज 1 को डिटेल में हमने देखा था अपनी लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मियोसिस 1 के जो बाकी के स्टेजेस हैं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन तीनों स्टेजेस को या इन तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफेज 1 स्टेज की।
तो मेटाफेज 1 को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं मेटाफेज 1 के दौरान। तो जैसे कि हमने प्रोफेज 1 में देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं, इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी प्रोफेज 1 में बनने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे मियोसिस 1 आगे बढ़ता जाएगा और मेटाफेज 1 का स्टेज आएगा तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, यानी ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो कि खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि बाद में सेल डिवीजन में मदद देंगी, इनके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। और मेटाफेज 1 के स्टेज में ये अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल प्लेन की तो यहाँ पे ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके 90 डिग्री एंगल्स के परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल फाइबर्स है। इसके अलावा ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये यहाँ वाला ये जो एरिया है ये इन दो पोल्स के दरमियान में वाक़या है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो वो अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरह प्रॉपर तरीके से सेंटर में। और ये अटैचमेंट किसकी मदद से होती है, ये जो क्रोमोसोम के दरमियान वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है सेंट्रोमियर, जो कि ये क्रोमेटिड्स या आर्म्स को जोड़ता है, तो इस पॉइंट के साथ अटैचमेंट होती है स्पिंडल फाइबर्स की। और स्पिंडल फाइबर्स की अगर हम बात करें, वो खास किस्म के जिस मटेरियल या प्रोटीन से मिलके बने होते हैं उसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और काइनेटोकोर क्या होती है, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन होती है जो कि इस अटैचमेंट में मदद देती है। अब हम अगर बात करें मेटाफेज प्लेट की, तो मेटाफेज जो प्लेट है वो रीजन है जहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को जब ये स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच किया है तो इस तरह अटैच किया है कि ये क्रोमोसोम्स दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। तो इस तरह इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये जो बना है अरेंजमेंट, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्योंकि ये मेटाफेज स्टेज में बनी है तो इसलिए इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज स्टेज पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है, यानी अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि है एनाफेज 1 का फेज, जो कि मियोसिस का थर्ड फेज है। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, एनाफेज 1 में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये अपोजिट पोल्स की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। इस सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो अटैच होंगे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। और ये क्रोमोसोम कौन से थे, जैसे कि हमने प्रोफेज 1 में देखा था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पेयर ये है, तो इन पेयर्स को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम इनके काफी ज्यादा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन मिलती है, इसके अलावा इनके जो आर्म्स हैं उनकी लेंथ एक जैसी होती है, इसलिए इनको, और सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब हम अगर इस फेज की बात करें एनाफेज 1 की, तो हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होते हैं और कैसे ये एक दूसरे से अलग होके मूव करना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक डायग्राम की मदद से एनाफेज 1 का फेज देख रहे हैं, यानी स्टेज देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे और होमोलोगस पेयर जो था, जो कि दो क्रोमोसोम से मिलके बना था, तो उसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ मुड़ेगा, मूव करेगा, और जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होगा, जो जोड़ी में से एक और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से एनाफेज 1 में हमें ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट नजर आती है, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक हैं वो मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। अब जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू होंगे तो मियोसिस का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लास्ट फेज होता है मियोसिस 1 का, और वो क्या है, वो है टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस पेयर में से जो हर क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ अराइव हो जाएगा। तो हम एक और डायग्राम की मदद से टीलोफेज 1 को देखते हैं।
तो टीलोफेज 1 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हुए थे, तो वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ अब पहुंच